हेलो बच्चों, यदि आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित के ऐसे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक और विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक का जो रूप होता है हमेशा बच्चों वो 2p+1 के रूप में होगा। अगर यहाँ पे पूर्णांक m है तो आपका 2m+1 के रूप में होगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए विषम कहा गया, अगर आपसे सम कहा जाए तो सम का जो रूप होता है वो हमेशा 2p या m दिया है तो 2m के रूप में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, k के किस मान के लिए ये समीकरण जो हमें दिए हैं इन दो द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। अब देखिए समपाती का मतलब होता है कि इन दिए हुए समीकरणों के अनंत हल होंगे। और अनंत हल के लिए क्या होता है? देखिए अनंत हल के लिए होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी हों तो क्या होगा? तब होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि आदित्य हल की बात करेगा ये। अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या होगा? यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये होगा जब रेखाएं समांतर होंगी। ये तब होगा कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, यानी आदित्य हल होगा। और यहाँ हमें बात करता है संपाती, तो संपाती के लिए हो गया, ये हो गया। अब a1 देखिए a1 a2, जो कि यहाँ पहले समीकरण में a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 और c2। तो a1 हमारे पास यहाँ पर 3, a2 यानी कि 6, b1 कितना है -1 और b2 हो गया यहाँ पर -k और c1 कितना है? देखिए 8 हो गया और c2 कितना हो गया? यहाँ पर -16 इधर जाएगा तो ये होगा +16 इसकी तरह। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लिए। k हमें यहाँ दिया है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/k बराबर 8 से एक बार 8 से 2 बार, तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k का मान निकालना है तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ k बराबर 2 होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है हमारा। तो k बराबर 2 हमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 5x-5 और x+5 बराबर 55 का हल होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका देखिए 5 से हम इसको यहाँ कैंसिल कर लेंगे, 11 बार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूत्र है a+b और a-b, तो ये होगा a² - b²। b 5 है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा बराबर 11। a+b और a-b वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग गई। तो x² बराबर 25 को उधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। x² बराबर 36 है तो x बराबर क्या होगा? 36 का स्क्वायर रूट। तो 36 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो +6 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसमें +-6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। देखिए ये हमने एक समबाहु त्रिभुज का डायग्राम यहाँ पर ले लिया। ये एक समबाहु त्रिभुज है, सपोज कीजिए ABC। ठीक है, इसकी भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से लंब डाला जाएगा तो वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि पूरी भुजा 2a है तो ये a हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी। ठीक है, यही आपका शीर्ष लंब है, यहाँ से डाल दीजिए चाहे यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है, तो हमें AD की लंबाई निकालनी है। तो समबाहु, अब ये वाला ABD क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये एक लंब है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग। 90 के सामने कर्ण हो गया तो ये कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग, यानी कि BD है आधार का वर्ग, और प्लस लंब यानी कि AD का वर्ग। क्योंकि हमें MCQ वाले क्वेश्चन हैं, MCQ के, हम इनको थोड़ा जल्दी ही सॉल्व कर रहे हैं।
तो ए बी कितना है, इसकी भुजा है तो 2a का वर्ग बराबर बी डी, यहाँ पर ए है तो ए का वर्ग और प्लस ए डी जो शीर्ष लंब है हमें निकालना है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4a², इसको उधर ले जाइए -a² बराबर ए डी का वर्ग या ए डी का वर्ग बराबर, इसमें से घटा दीजिए कितना बचेगा 3a²। अब ए डी स्क्वायर ये है तो हम अगर ए डी का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखिए 3 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो ये रूट में ही रहेगा और a² कितना आएगा, a आएगा, तो ए डी जो शीर्ष लंब है कितना होगा 3a हो गया। तो हमारे ऑप्शन में क्या 3a हमें दिया हुआ है, √3a, तो √3a हमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 हमें दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 वर्ग सेंटीमीटर और 45 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि दो समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 20 और इसका दिया है 45, तो बराबर h² बटे h1, पहले की ऊंचाई h मान ली, दूसरे की हमने h1 मान ली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देखिए 5 से 5 चौक 20 और 5 नाम 45, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4/9 बराबर होगा h² बटे h1 का स्क्वायर। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं, जैसे ये होगा h/h1 का जो स्क्वायर है बराबर, इसको कितना लिखा जा सकता है, ये 2/3 का वर्ग लिखा जा सकता है, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो h/h1 बराबर होगा 2/3। अब 2/3 का मतलब कितना हो गया 2:3, तो ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, यही हमें पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है, तो a का मान होगा। अब देखिए मध्य बिंदु हमें ये दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु ये है। अब मध्य बिंदु क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु के लिए होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये होते हैं मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है। अब यहाँ पर जो हमें a का मान निकालना, a हमारा दिया है यहाँ पर x वाले उसमें, ठीक है ना, ये बिंदु x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 और y2। तो यहाँ पर x वाला तो हम x वाले लेते हैं, तो x के लिए पहला x के लिए होता है, दूसरा y के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु होगा a/8 बराबर x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 5/2, ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको अब लिख लेंगे, कैसे हो जाएगा ये, तो a/2 से काट लीजिए, 4 बार हो जाएगा, a/4 बराबर यहाँ 5 में से कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4 एकम 4, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर y का होता, जैसे यहाँ पर हमें दिया होता, जैसे इसमें दिया होता कि a का मान यहाँ होता तो हम y वाला लगाते, y बराबर फिर ये होता y1 + y2/2 वाला। अब a बराबर 4 कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर है, तो इसमें किसके बराबर है, तो पहले इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 - tan 45 1 होता है, तो वर्ग है तो 1 का वर्ग हो गया, तो 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 1 - 1 का वर्ग 1 हो गया बटे 1 + 1, तो यहाँ पर आप इसमें से माइनस कीजिए, कितना बचेगा, यहाँ 0, कुछ नहीं बचा, बटे 2, 0 में किसी का भाग देंगे क्या आता है 0 आता है। अब 0 देखिए किसका मान होता है, ये आपको देखना है। यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास cos 90, cos 90 का मान ही क्या होता है 0 होता है। तो बाकी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। sin 90 कितना हो, sin 90 होता है आपका 1 होता है, और tan 90 क्या होता है, tan 90 अनंत होता है, sin 45 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है यही सही है, क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब यहाँ पर हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये खंबा हो गया, ठीक है, इसकी परछाई ऐसे बनेगी ये, ठीक है, ये हो गया सूर्य, मान ली यहाँ हो गया है, इसका उन्नयन कोण आ जाएगा यहाँ पर, कोई भी नाम ए बी सी हम ले लेंगे। अब इसकी जो परछाई है यहाँ पर, ये छाया या परछाई बनेगी, ये यहाँ पर होगी, ऊंचाई x होगी तो ये भी आपकी x ही होगी क्योंकि इसके ही बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर आप लेंगे, देखिए क्या होता है, टेन थीटा, टेन ले लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब क्या हो गया, यहाँ पर x है और आधार हो गया आपका ये भी x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बार होगा क्योंकि 90 के सामने होता है कर्ण, तो जो भी एंगल आप ले रहे हैं इसके सामने होगा आपका क्या, लंब हो जाएगा। ये हो गया आधार। अब एक आ गया यहाँ पर, एक कितने होता है टेन में, तो टेन थीटा बराबर एक होता है आपका मान टेन 45 का, इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45, तो थीटा बराबर कितना होगा 45, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये एमसीक्यू की जगह आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है थ्योरिकली भी सॉल्व करने में। तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्याओं 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं हमें ये दी हुई हैं। यानी कि इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं, यानी नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली। पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, इनकी त्रिज्याएं हमने R1 और R2 मान ली। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लीजिए यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बच जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो R का स्क्वायर। अब देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या है 24, तो यानी कि 24 का वर्ग हो गया, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 है तो यहाँ पर 7 का वर्ग कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 24 का वर्ग होता है 576, 7 का 49 हो गया, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब आर स्क्वायर 625 है तो आर का मान निकालेंगे तो इसका रूट 625 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो ये त्रिज्या अगर हमें पूछता नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो 25 हो जाती, लेकिन हमें व्यास पूछा है तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि 50 सेंटीमीटर त्रिज्या पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 अंश हो, यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए 60 अंश हो। उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण, यानी त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको ज़रा। तो देखिए ए पी और बी पी ये दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में बराबर होती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है, ये वाला है 60 अंश। ये वाला कोण और त्रिज्याओं के बीच का कोण हो गया ये वाला, इन दोनों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 120। अगर आपको ये दिया है ए ओ बी त्रिज्याओं के बीच का कोण और ये पूछा है आपसे, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। अब हमें ये दिया है तो हमने 180 में से 60 माइनस किया तो कितना आ गया 120 आ गया। और ये त्रिज्याएं होती हैं स्पर्श रेखा पर, यहाँ पर क्या बनाती हैं समकोण। अगर ये पूछता है तो ये हमेशा समकोण ही बनाती हैं। तीसरी बात, और अगर हम इसको यहाँ मिला दें इस तरीक़ा से, ठीक है, तो ये वाला कोण केवल ये कौन सा पी ओ बी या बी ओ पी या ए ओ पी, तो ये वाला जो रेखा है ओ पी जो है इसको क्या करती है
AOB पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। अगर ये पूरा 120 आया है, केवल हमें इससे पूछता तो ये 60 का हो गया, ये भी आपका 60 का ही हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, क्योंकि ये 60 है तो वो आ गया 120। 180 में से 60 माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ठोस अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का, वो होता है 3πr²। 3πr²। केवल वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ वो एक ही होता है। गोले का पूछता तो ये हो जाता 4πr², लेकिन अर्धगोले का पूछा है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, निम्न सारणी का बहुलक होगा। देखिए यहाँ पर जो हमें आंकड़े जो दिए हुए हैं एक सारणी के रूप में है और अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध ये आंकड़े हैं, ठीक है, टेबुलर डाटा है। अब इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है जिस पद की, वही आपका बहुलक है। अब यहाँ पर बारंबारता ये है, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, ये है 18, ये वाली सबसे अधिक बारंबारता ये है। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 हमें दिया हुआ है 13, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। बेलन के आधार का व्यास क्या होगा, जिसके आधार का जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है बच्चों πr²। वो वृत्तीय होता है ना, उसका जो आधार होता है बेलन का वृत्तीय होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही हम लगा देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² बराबर 36, तो r बराबर 36 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या पूछा है व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है 12 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स संख्याओं का युग्म है। अब को प्राइम से सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका में से यानी HCF केवल 1 होता है। अब देखते हैं किसका HCF यहाँ पर 1 है, में से 14 और 35, यहाँ पर इनका जो में से 7 हो जाएगा, ये तो नहीं है। 31 और 93, 31 तिया 93, तो इनका में से 31 होगा, ये भी नहीं है। इसे देखते हैं 24 और 50, इसमें 2 कॉमन है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, दूसरी तरीका में हम कह सकते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। अब 15 और 31 ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती, यानी इनका जो में से 1 आएगा। तो यही हमारा क्या है, सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है, समीकरण 8 - kx - 2x² बराबर 0 के मूल, दोनों जो मूल हैं परिणाम में समान हैं, बराबर हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, यानी एक प्लस का है तो दूसरा कैसा है, माइनस का है। तो k का मान होगा। तो देखिए हम पहला मूल मान लेते हैं, इसका पहला मूल अल्फा मान लिया। अब मूल समान है तो दूसरा मूल भी आपका अल्फा ही होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के तो माइनस का हो जाएगा। अब मूलों का जो योगफल क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल होता है -b/a, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, बीटा हमारा वो भी अल्फा ही है, यानी कि अब -b होता है, यानी कि क्या, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -k है, तो यहाँ पहले से भी लगा माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा k/a। क्या होता है, a होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या होगा, x² के सामने जो है कितना है, -2 है, ठीक है, ये हो गया -2, इस तरीक़ा से। अब ये कि प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 0, 0 बराबर k/-2। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा
जीरो, क्योंकि जीरो में किसी की गुणा करेंगे तो वो जीरो ही आता है। तो के का मान हमारे पास यहाँ पर हो गया जीरो। तो कोई सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर जीरो है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।